से 500 साल पहले एक डीमन ज़ाग्रेट ने अपनी चालाकी और अपने वर्ड सोल मैजिक का यूज कर सारे एल्स को मरवा दिया था और सारे एल्स को ये लगवा दिया था कि उन्हें इंसानों ने धोखा देके मारा था। क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड से यहाँ ओवरवर्ल्ड में आना चाहता था और उसके लिए इसे लाइट की बॉडी चाहिए थी और एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी। और जब एक 4 लीफ ग्रिमवॉर का यूजर बहुत ज्यादा दुख और दर्द में होता है तो उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है जिसे डीमंस ले सकते हैं। और क्योंकि अपने परिवार की ये हालत देख के लाइट, जो कि एल्व्स का लीडर था, बहुत ज्यादा दुख और दर्द में था, इसीलिए इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है। लेकिन ताकि ज़ाग्रेट इसकी बॉडी न ले पाए इसलिए लाइट एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज कर खुद को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक डीमन बना लेता है। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच जाती है, लेकिन तभी इसे रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है लुमिरे, लाइट का बेस्ट फ्रेंड, जो दुनिया को बचाने के लिए लाइट को खत्म कर देता है और बन जाता है क्लोवर किंगडम का पहला विज़र्ड किंग। ज़ाग्रेट लाइट की ग्रिमवॉर लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी नेरो इसके सामने आ जाती है और मैजिक स्टोन्स का यूज कर इसको सील करने लगती है। और जब ज़ाग्रेट समझ जाता है कि वो नेरो के सील मैजिक से नहीं बच सकता तो ये भी एक फॉरबिडन रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज कर देता है, जिससे 500 साल बाद ये सारे एल्व्स वापस से जिंदा हो जाएंगे और इनके दिमाग में एक प्लान दे देता है जिससे इन्हें लगेगा कि ये सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेज के ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा होंगे, लेकिन असलियत में जो होगा वो होगा ज़ाग्रेट का इस ओवरवर्ल्ड में आना। फिर हम देखते हैं लुमिरे अपनी इतनी खतरनाक फाइट और डीमन के कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। इसीलिए नेरो लुमिरे के बचे कुछ टाइम को अपने फॉरबिडन मैजिक से सील कर देती है, जिससे अगर बाद में कभी ज़ाग्रेट वापस आए तो द फर्स्ट विज़र्ड किंग वहाँ पर हो उसे रोकने के लिए। और इतने ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज करने की वजह से ये अपनी ह्यूमैनिटी को खो देती है और एक मैजिक बर्ड बन जाती है। फिर आज से 16 साल पहले 2 बच्चों का जन्म होता है, आस्था और यूनो। यूनो भाई अलग ही लेवल पर इंटेलिजेंट और स्ट्रांग होता है और इसकी मैजिक पावर भी किसी कॉमनर के मुकाबले अलग ही लेवल पर होती है। वहीं आस्था मैजिकलेस होता है, मतलब इसके पास मैजिक ही नहीं होता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन इसका सपना वो होता है विज़र्ड किंग बनने का, जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। भले इसके पास बिल्कुल मैजिक नहीं था, लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करता और हमेशा हार्ड वर्क करता है। फिर एक दिन इसका हार्ड वर्क रंग लाता है और इसे मिल जाती है लाइट वाली 5 लीफ ग्रिमवॉर। लेकिन पता नहीं कैसे इस ग्रिमवॉर के अंदर एक डीमन आ गया था जिसके पास पावर थी एंटी मैजिक की, जिससे आस्था के पास भी एंटी मैजिक की पावर आ जाती है एंड ये भी भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर दिन आता है ज़ाग्रेट के अराइवल का। इसका प्लान काम कर जाता है एंड पैट्री की वजह से ज़ाग्रेट वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन इस बार इसके पास इसकी पूरी बॉडी थी और एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी। लेकिन भाई आस्था, यूनो, पैट्री, लाइट, लुमिरे, यामी सर सब के सब साथ में मिलके एक दूसरे की मदद करके किसी तरह ज़ाग्रेट को खत्म कर देते हैं। एंड फिर ये सारे एल्व्स और लुमिरे खुशी खुशी वापस हेवन लौट जाते हैं, सिवाय इन तीनों के जो यहीं फंस जाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं अपने पापों का पश्चाताप करने का। और फिर हमें पता चलता है कि विज़र्ड किंग पता नहीं कैसे मरे नहीं होते बल्कि जिंदा होते हैं। एंड ये था पूरे सीजन 1 का छोटा सा समरी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सीजन 2। ओए जूलियस, तुम जिंदा क्यों? तुम खुश नहीं हो क्या मुझे जिंदा देख के? यामी नहीं, मैं मतलब हूँ, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। वो मुझे खुद नहीं पता था मैं जिंदा बच जाऊंगा। असल में एक बार जंगल में घूमते घूमते मेरे सामने एक मैजिक आइटम आ गया था जिसमें हम अपना मैजिक स्टोर करके रख सकते थे। तो उसमें मैंने अपने 13 साल तक का टाइम मैजिक स्टोर कर दिया था। मुझे नहीं पता था वो मैजिक आइटम सच में काम कर जाएगा। एंड असल में विज़र्ड किंग ने इस मैजिक आइटम का यूज किया था जिसको नेरो और लुमिरे ने 500 साल पहले साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें इन्होंने अपने टाइम मैजिक को स्टोर कर दिया था जो इनके मरने के बाद रिलीज हो गया था और वापस से इनके पास आ गया था, जिससे वापस से जिंदा हो गए थे। और केवल यही है जो उस मैजिक आइटम से जिंदा हो सकते क्योंकि इनके पास ही टाइम मैजिक था। चलो अच्छा तुम जिंदा हो, फालतू में इतना इमोशनल हो गया था मैं। ये बताओ इसका क्या करना है? सर जूलियस, आप जो भी मुझे सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो तो तुम्हें मिलेगी विलियम्स। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को बनाने की दोबारा से जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या? एंड विलियम्स और यामी सर एकदम शॉक रह जाते हैं। जूलियस, तुम बहुत छोटी सजा नहीं दे रहे हो इसे। विलियम्स का कसूर सिर्फ इतना सा है यामी कि उसने मुझे लाइट के बारे में नहीं बताया था। इससे ज्यादा गलती तो मेरी थी कि मैं विज़र्ड किंग होने के बाद भी लाइट को रोक नहीं पाया। एंड विलियम्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सर जूलियस, आपने फिर से मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं वादा करता हूँ अब मैं जिंदगी भर सिर्फ आपके लिए वफादार रहूंगा और क्लोवर किंगडम की सेवा करूंगा। एंड फिर हम इन चारों को देखते हैं जो विज़र्ड किंग को देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। विज़र्ड किंग सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हो। थोड़ा सा दुखी भी क्योंकि मुझे लगा था मैं अगला विज़र्ड किंग बन जाऊंगा। उसमें अभी टाइम है आस्था, लेकिन उससे पहले मुझे तुम सबको 3 बहुत जरूरी चीजें बतानी है। पहली, मैं क्योंकि अब सिर्फ 13 साल का हूँ इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ और मेरे पास मेरी अब इतनी सी ग्रिमवॉर रह गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता पहले की तरह क्लोवर किंगडम के क्रिमिनल्स छुप के रहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, अब क्योंकि मैं वीक हो गया हूँ और पूरे क्लोवर किंगडम में अभी थोड़े टाइम पहले इतना बड़ा अटैक हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे आसपास के किंगडम्स हमारी इस मुश्किल टाइम का फायदा उठाने की कोशिश करें और हम पर अटैक करें। और नहीं, और तीसरी प्रॉब्लम, आस्था मारा जा सकता है। क्या? लेकिन क्यों? मैं मरना नहीं चाहता। और ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। देखो
आस्था, तुम्हारे अंदर जो एंटी मैजिक पावर है वो एक डीमन की वजह से है और सबको ये पता है कि एक डीमन की वजह से ही इतनी तबाही हुई है और इतने सारे लोग मरे हैं। लेकिन वो सब तो उस डीमन ने किया था, मेरे डीमन ने नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी लोग और मैजिक कोर्ट वाले ये नहीं जानते। और क्योंकि वो इतने सारे लोगों को उनकी गलतियों की सजा नहीं दे सकते, इसलिए बहुत चांसेस है कि वो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, ताकि वो सारे लोग जो एल्स बन गए थे उनकी भी जान बच जाए और क्लोवर किंगडम के लोग भी खुश हो जाए और उन्हें तसल्ली मिल जाए। लेकिन ये तो गलत है, और मैं ही क्यों, और कौन है ये मैजिक कोर्ट? एंड असल में क्लोवर किंगडम में भी हम लोगों की दुनिया की तरह एक कोर्ट होता है जिसका नाम होता है मैजिक कोर्ट। और सही बात है, मैजिक कोर्ट वाले इतने सारे मैजिक नाइट्स को तो सजा दे नहीं सकते थे जो एल्स बन गए थे और इतनी तबाही मचाई थी। और क्लोवर किंगडम के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा और दुखी थे इतनी सारी तबाही और इतने सारे लोगों की मरने की वजह से। इसीलिए मैजिक कोर्ट वाले, जिनको टॉप की रॉयल फैमिलीज चलाती है, उन्होंने डिसाइड किया होता है वो आस्था के ऊपर सारा इल्जाम डाल देंगे, जिसने उल्टा इन सबको बचाया था। क्योंकि पहली बात तो सच में इसके ग्रिमवॉर के अंदर एक डीमन है, और दूसरी बात ये कॉमनर भी है। इसीलिए अगर आस्था मारा जाएगा तो इसका डीमन भी इसके ग्रिमवॉर के अंदर ही फंसा रहेगा और सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोगों को तसल्ली भी मिल जाएगी। और फिर हम देखते हैं आस्था, नोएल और सारे मैजिक नाइट सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तभी आस्था के पास एक आदमी आता है। हेलो आस्था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता चला कि तुमने उस डीमन को हराया था। हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं मैजिक कोर्ट के लिए काम करता हूँ। जिसको सुन के आस्था थोड़ा डर जाता है। चिंता मत करो, हम लोग तुमसे बस उस डीमन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और मिस नेरो आपसे भी। एंड फिर आस्था थोड़ा सोचता है और तैयार हो जाता है नेरो के साथ जाने के लिए, क्योंकि इसे लगा था मैजिक कोर्ट वाले इनसे बस थोड़े सवाल ही पूछेंगे। लेकिन मैजिक कोर्ट वालों का प्लान कुछ और था। हथकड़ी पहना के सवाल कौन पूछता है भाई? चुप रहो। तो भी इसके सामने डामानीटो आ जाता है, मैजिक कोर्ट का एक जज। तो तुम ही हो वो आस्था जिसने क्लोवर किंगडम में इतनी तबाही मचाई थी। मुझे पता था कि ये कॉमनर सही नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। चुप रहो डीमन। तो अभी जितने भी कोर्ट रूम में सारे के सारे नोबल्स बैठे थे, ये आस्था और नेरो के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि कितने बुरे लोग बैठे होते हैं यहाँ पर, जो बिना कुछ जाने आस्था और नेरो को इतना उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। मार डालो इस कॉमनर को। सारे कॉमनर्स ऐसे ही होते हैं क्या? मार दो इन दोनों को, मार दो, मार डालो इस कॉमनर को। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया डीमन, तुमने जो भी किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, नहीं तो। तो अभी मैजिक कोर्ट में डामानीटो मैरी को लेके आ जाता है। मैरी, इसको तो तुम जानती होगी डीमन, इस लड़की ने थोड़े दिनों पहले उस अटैक में कई लोगों की जान ली थी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो अपनी गलती को मान लो कि तुमने ही अपने डीमन से इन सबको कंट्रोल किया था और इन सबसे वो सारे बुरे काम करवाए थे, और चुपचाप अपनी सजा को मानकर अपनी जान दे दो, या फिर इसकी तरह बहुत सारे मैजिक नाइट्स को अपनी जान देनी पड़ेगी। एंड आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है, ये समझ जाता है कि पूरा प्लान पहले इसके खिलाफ बन चुका है। अब हम सबको अपना असली चेहरा दिखाओ डीमन। एंड तभी ये सारे लोग मैरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई आस्था मैरी को कुछ होने नहीं दे सकता था, तो तभी ये अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और मैरी को बचा लेता है। वो देखो, वो रहा वो डीमन, मार डालो इसे जल्दी, कितना खतरनाक है ये, मार डालो। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, हाँ डीमन? मैं जानता हूँ तुम चाहो तो यहाँ से आराम से भाग सकते हो, लेकिन भाग के तुम जाओगे कहाँ? पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। सबको पता चल चुका है कि तुम ही वो डीमन थे जिसने वो सारी तबाही मचाई थी। एंड इन लोगों ने पहले ही पूरे क्लोवर किंगडम में न्यूज फैला दी थी कि आस्था ने वो सारी तबाही करवाई थी, जिसको देख कर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। और हाँ, अगर तुम इस किंगडम से बाहर भाग गए तो तुम्हारी सजा तुम्हारे हाजे विलेज वाले परिवार को मिलेगी। एंड भाई अब आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सबके सब बस एक ही चीज डिमांड कर रहे थे, आस्था की मौत, उस क्राइम के लिए जो उसने किया भी नहीं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते डीमन, चुपचाप अपनी सजा को कबूल करो और खत्म हो जाओ। आस्था सांस तक नहीं ले पा रहा होता क्योंकि ये इतना ज्यादा डर गया होता है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी मैजिक कोर्ट की साइड की दीवार पूरी की पूरी टूट जाती है। इन सारे लोगों के सामने खड़ी होती है पूरी की पूरी द ब्लैक बुल स्क्वाड। एंड ऑब्वियसली भाई इनके रहते आस्था को थोड़ी कुछ होने वाला था। एंड तभी यामी सर कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मैजिक कोर्ट वाले कौन हो, क्या करते हो और कितने इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर उस गधे को कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरे मैजिक कोर्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। सिर्फ आप ही नहीं यामी सर, मैं भी, और मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। हाँ, तुम कितने बेवकूफ हो आस्था, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी स्क्वाड यहाँ पर आ गई है बच्चे, तुम्हें बचाने के लिए। एंड तो भी मैरी की ऐसी हालत को देखकर गॉज गुस्सा आ जाता है और पूरे के पूरे मैजिक कोर्ट में तबाही मचा देता है। नेरो भी अपने मैजिक से अपनी चेन्स को तोड़ देती है। ये भी भाई
भाई एक ब्लैक बुल्स की मेंबर बन गई होती है। यामी सुकेहिरो, तुम जानते हो ना अगर तुमने इस डीमन की मदद की तो तुम्हारी स्क्वाड का क्या होगा? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड तभी डामानीटो अपनी मैजिक स्पेल से इन सारे के सारे ब्लैक बुल्स मेंबर के मैजिक को बहुत ज्यादा कम कर देता है। एंड इसका मैजिक स्पेल भी बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अब इतने कम मैजिक से ना तो ये लोग सबसे लड़ सकते थे और ना ही यहाँ से भाग सकते थे। लेकिन तभी आस्था भाई अपनी नई एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करता है और डामानीटो की स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिससे इन सबका मैजिक पावर वापस से नॉर्मल हो जाता है। एंड यामी सर डामानीटो के ऊपर हमला बोल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन नोज़ेल और कैप्टन फुगिलियोन आ जाते हैं, जो किसी तरह डामानीटो को यामी सर से बचा लेते हैं। पागल हो गए हो क्या यामी? तुम एक मैजिक कोड के ऑफिशियल पर अटैक करने वाले थे। सिर्फ अटैक ही नहीं, थोड़े हफ्तों के लिए इसे सुलाने वाला था मैं। चिंता मत करो आस्था, अब हम आ गए यहाँ पर। ये रहा सर विज़र्ड किंग का ऑर्डर। विज़र्ड किंग का ऑर्डर है कि आस्था को कुछ महीनों का टाइम दिया जाएगा उसकी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, और द ब्लैक बुल स्क्वाड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इन डीमंस के खिलाफ रिसर्च करने की। एंड क्योंकि ये खुद द विज़र्ड किंग का ऑर्डर था और 2 रॉयल मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन इस ऑर्डर को लेके आए थे, इसलिए मजबूरन इन सारे लोगों को विज़र्ड किंग के ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। एंड आस्था को कुछ महीनों का टाइम मिल जाता है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। आज तो तुम बच गए डीमन, लेकिन आखिर कब तक बचोगे? एंड फिर डामानीटो वहाँ से चला जाता है एंड आस्था को एक इनविजिबल हथकड़ी पहना दी जाती है ताकि आस्था कहीं भाग ना पाए और ये लोग हमेशा इसे ट्रैक कर सके। एंड ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इधर हम डामानीटो को देखते हैं जो विज़र्ड किंग के पास आ जाता है। आप जानते हैं ना विज़र्ड किंग, पूरे क्लोवर किंगडम की जनता को दुखी किया है आपने। मैं जानता हूँ डामानीटो, लेकिन हम किसी बेगुनाह को सजा तो नहीं दे सकते ना, और आस्था को तो बिल्कुल भी नहीं, उसने हमें बचाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ब्लैक बुल्स वाले जरूर से सबूत जमा कर लेंगे आस्था की इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए। एंड फिर डामानीटो वहाँ से चला जाता है एंड तभी मार्क्स भागते हुए वहाँ पर आ जाता है, जो विज़र्ड किंग को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है। फिर अगले दिन ब्लैक बुल स्क्वाड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सारे लोग वापस से अपनी बेस वाले लोकेशन पर आ जाते हैं। हेनरी सेनपाई, सोच कर रहे हो, जल्दी से हमारा बेस बनाओ। सॉरी, लेकिन मैं भूल गया हमारा बेस कैसा दिखता था। क्या अपना ही घर भूल गए? अरे यार, कैसे गधों के साथ फंस गया हूँ मैं। हाँ, मुझे भी नहीं याद है हमारा बेस कैसा दिखता था। मुझे भी। अरे हाँ, क्यों ना अब हम हेनरी सेनपाई के मैजिक से अपने बेस को अपनी मर्जी से बनाए। एंड सबको ये प्लान बहुत अच्छा लगता है एंड आज तो सबको एक पेपर दे देता है जिसमें ये लोग अपना अपना चॉइस लिख देते हैं कि इन सब के हिसाब से इनका नया बेस कैसा होना चाहिए। एंड फिर हेनरी सबके मन के अकॉर्डिंग बेस को बनाने लगता है एंड ये बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी यामी सर इन सबसे कहते हैं, ध्यान से सुनो तुम सारे गधों, मेरे प्यारे पेट्स गायब हो गए हैं। वो जरूर से इन्हीं जंगलों में कहीं पर घूम रहे होंगे, जाओ और उन तीनों को पकड़ के लेके आओ। लेकिन ध्यान देना, वो लोग क्यूट जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। पहली चीज तो वो कहीं से भी क्यूट नहीं है और दूसरा वो मुझे अपना खाना समझते हैं। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ गधे, ऑर्डर दे रहा हूँ। यामी सर, मैं उनसे लड़ाई कर सकता हूँ क्या? अगर उन्हें खरोच तक आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड फिर ये सारे लोग उन पेट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं एंड यामी सर को वो टाइम याद आ जाता है जब एक मिशन से वापस आ रहे थे, तब उन्हें वो तीनों मिले थे जिनके मम्मी पापा का कुछ लोगों ने शिकार कर लिया था। एंड ये इतने क्यूट थे कि यामी सर इन्हें छोड़ के नहीं आ पाए और अपने साथ ले आए और तब से आज तक वो पेट्स यामी सर के साथ हैं। इधर हम आस्था भाई को देखते हैं जो पता नहीं क्या सोच के मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए भौंक रहे होते हैं। गॉर्डन और ग्रे की डर के मारे हालत बहुत खराब होती है। लग मैग्मा हमेशा की तरह आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। जोरा मस्त यहाँ पे सो रहा होता है और चार्मी वेनेसा फुल पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गॉर्डन ग्रे के सामने यामी सर के मॉन्स्टर पेट्स आ जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होते हैं एंड ये तीनों इनका पहला शिकार बन जाते हैं। फिर देखते ही देखते लक, मैग्मा, चार्मी, फिंडल और वेनेसा ये सब के सब इन मॉन्स्टर का शिकार बन जाते हैं। लक सेनपाई, मैग्मा सेनपाई, क्या हुआ आपको? वो तीनों यामी सर की तरफ गए। आस्था, उन्हें बचाओ। एंड आस्था तुरंत ही यामी सर के पास भागते हुए जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने पहले ही यामी सर को अपना शिकार बना लिया था। खाने के लिए नहीं बल्कि चाटने के लिए। ये किसी को मार नहीं रहे थे बल्कि बुरी तरह से सबको चाट रहे थे जैसे कुत्ते चाटते हैं। एंड असल में ये इन सब का तरीका था अपना प्यार दिखाने का। लेकिन आस्था भाई अभी भी इनके लिए खाना ही थे। फिर ये सारे लोग अपने नए बेस पे जाते हैं जो सबकी रिक्वेस्ट पे बना होता है। बाहर से ये मैग्मा की रिक्वेस्ट पे बना था। घुसते ही वेनेसा की फेवरेट चीज का फाउंटेन, चार्मी के लिए ऑटोमेटिक खाने का किचन, गॉज के लिए एक मैरी का पूरा रूम, सबके बेड्स एक साथ गॉर्डन की रिक्वेस्ट पे और इन तीनों पेट्स की रिक्वेस्ट पे यामी सर का बेड इन तीनों के साथ। एंड ये बेस सबको बहुत पसंद आता है सिवाय यामी सर के, जिनको ये बेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए किसी तरह ये लोग अपने बेस को वापस से पहले की तरह नॉर्मल बना लेते हैं एंड अपने पुराने बेस में वापस से आके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन से आस्था भाई फिर से अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। सब
सफाई करना, कपड़े धोना, यामी सर के पेट्स को खाना खिलाना, जो आज भी आस्था को ही खाना चाहते हैं। तभी यामी सर और नेरो इसके पास आ जाते हैं। ओए गधे, तैयार हो जाओ, हम लोग कैप्टन शार्लेट के पास जा रहे हैं। हाँ, लेकिन क्यों यामी सर? क्योंकि वो शायद हमें डीमन और उनके कर्सेस के बारे में कुछ बता सके, क्योंकि उसके ऊपर भी एक टाइम पे बहुत भयानक कर्स था। और फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो अब जाके होश में आई होती है एंड यामी सर के साथ बिताए उन सारे पलों को याद कर बहुत शर्मा रही होती है, क्योंकि तुम्हें शायद याद होगा कि ये कैप्टन यामी से बहुत प्यार करती है। लेकिन तभी इसे आवाज आती है, हाँ शार्लेट। तभी यामी सर वहाँ पर आ जाते हैं। यामी सर को देखते ही पागल हो जाती है भाई, वहाँ से भाग जाती है। वो भी इधर उधर नहीं भागती, सीधे दूसरे शहर भाग जाती है। एंड ये अब जाके समझ जाती है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको सबको सच सच बताना होगा। एंड असल में इसकी स्क्वाड का सिर्फ एक ही रूल था कि कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। एंड इसके स्क्वाड के इस रूल को ये खुद कैप्टन होकर ही तोड़ रही होती है। इसलिए ये डिसाइड करती है कि अब ये इसकी सारी स्क्वाड की मेंबर्स को सब कुछ सच सच बता देगी कि ये यामी सर से बहुत प्यार करती है और फिर अपनी कैप्टन वाली पोस्ट से रिजाइन कर देगी। लेकिन जैसे ही अपनी स्क्वाड की सारी मेंबर्स को सब कुछ सच सच बताती है, ये सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। एंड असल में इन सबका पहले से एक एक बॉयफ्रेंड था। एंड ये सारी कैप्टन शार्लेट से कहते हैं कि वो यामी सर को सब कुछ सच सच बता दे। एंड तभी यामी सर, आस्था और नेरो वहाँ पर आ जाते हैं। एंड कैप्टन शार्लेट की तो हवा टाइट हो जाती है, लेकिन ये सारी कैप्टन शार्लेट से जबरदस्ती करने लगती है यामी सर को उनकी फीलिंग्स को बताने के लिए। लेकिन तभी यामी सर कहते हैं, नहीं शार्लेट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। जिसको सुन के शार्लेट थोड़ा डर जाती है कि यामी सर को कैसे पता है कि यामी सर से प्यार करती है। मैं जानता हूँ शार्लेट, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसीलिए तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। लेकिन मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि तुम मुझे देखते ही सीधे दूसरे शहर भाग जाओ। जिसको सुन के ये सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि यामी सर कितने बुद्धू है भाई, इनको बिल्कुल उल्टा ही लग रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बस एक मदद कर दो। इस लड़के को देख रही हो, मुझे डीमंस के खिलाफ रिसर्च करने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं इस गधे को बचा सकूँ। जो कर्ज तुम्हारे ऊपर था वो भी एक डीमन का ही था ना? हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, तुम्हारी स्क्वाड में एक मेंबर है यामी, जिसकी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है। अच्छा, फिर ठीक है। एंड बेचारी शार्लेट आज भी यामी सर को अपनी असली फीलिंग नहीं बता पाती। एंड जिसकी बात शार्लेट कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन ही होता है, जिसको देख के लगता भी है भाई कि इसको कर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को कर्सेस का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कर्सेस का मतलब एक तरह से श्राप होता है जो कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अपने मैजिक या फिर किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर डाल सकता है, जिससे दूसरे आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या फिर उसके साथ सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है, तब तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। मतलब एक तरह से समझ लो बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है कर्स। और अगर किसी को भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स लगाना होता है तब वो किसी डीमन के साथ कुछ डील करके ही लगा सकता है। फिर हम देखते हैं यामी सर गॉर्डन के पास आ जाते हैं। तुम तो सच में बहुत डरावने हो यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। तुम आस्था, गॉच वगैरह तुम्हारे घर जाओगे डीमंस के अगेंस्ट कुछ इन्फो जमा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है ना शायद। एंड गॉर्डन तुरंत ही तैयार हो जाता है क्योंकि ये भी आस्था को बचाना चाहता है। फिर ये सारे गॉर्डन के घर जाने लगते हैं जहाँ से गॉर्डन बचपन में भाग गया था, क्योंकि असल में इसकी फैमिली का बिजनेस था डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों के ऊपर कर्स लगाने का। एंड गॉर्डन ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहता था, वो दोस्त बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर से भाग गया था। फिर हम देखते हैं चारों गॉर्डन के घर पर आ जाते हैं, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही डरावना होता है। एंड इसके घर से ज्यादा डरावने तो इसके घर वाले होते हैं। गॉर्डन इस घर में अपनी दादी, बहन, पापा और मम्मी के साथ रहता था। और हाँ, एक कुत्ता भी जिसने आस्था भाई को पीछे से पकड़ लिया होता है। एंड फिर ये सारे लोग साथ में डिनर करते हैं और गॉच बस ये सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे एक जैसे दिखते हैं और कैसी अजीब सी फैमिली है भाई। गॉर्डन की खाने में पता नहीं क्या दिया हुआ है जिसमें आधे से ज्यादा चीजें तो जिंदा है। गॉच और ग्रे तो कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन नाश्ता भाई मस्त हमेशा की तरह फ्री का खाना ठूसने में बिजी होते हैं। ब्रेड कहाँ गया? आपने वो खा लिया दादी। एंड तभी गॉर्डन की ये बहन ग्रे को एक चीज देती है इससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन उस चीज को देख के इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ गॉर्डन के पापा वहाँ पर रह जाते हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्या हुआ? और खाना चाहिए? नहीं प्लीज पापा, मैंने जो भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए और मेरी मदद करिए। हम यहाँ डीमन और कर्सेस के बारे में जानने आए हैं ताकि हम हमारे दोस्त आस्था को बचा सकें। ठीक है। एंड फिर गॉर्डन के पापा इन सबको अपनी लैब में लेके आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। एंड तभी ये अपने ब्लैक ऑयल मैजिक का यूज करते हैं, जिससे आस्था तो एकदम डर जाता है, लेकिन असल में वो अपने इस मैजिक से बस आस्था का चेकअप कर रहे होते हैं। एंड असल में इसके पापा डरावने होते हैं और डीमन और कर्सेस के बारे में जानते और किया करते थे, लेकिन अब असल में ये एक डॉक्टर बन गए होते हैं। एंड इन्होंने कर्सेस वाला काम अब बंद कर दिया होता
होता है, मतलब अच्छे बन गए होते हैं। एंड फिर ये इन सबको कर्सेस के बारे में बताते हैं। फिर इधर हम नोएल को देखते हैं, जिसको नोजेल इसका बड़ा भाई अब जाके सच्चाई बताता है कि असल में नोएल की मम्मी नोएल को जन्म देने की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि वो भी एक डीमन के कर्ज की वजह से मरी थी। लेकिन आखिर किसने दिया वो कर्ज मेरी मम्मी को? आखिर किस डीमन? चुप रहो नोएल, और अब हम इस बारे में और बात नहीं कर सकते। अगर तुम इस बारे में और जानना चाहती हो तो तुम्हें कोरल पिकॉक स्क्वाड के कैप्टन डॉर्थी के पास जाना होगा। एंड इसीलिए तुरंत ही नोएल कैप्टन डॉर्थी के पास आ जाती है। ओह, तो तुम आ गई, मुझे नोजेल ने बताया था कि तुम आने वाली हो। प्लीज मुझे बताइए कैप्टन डॉर्थी, आखिर किस डीमन ने मेरी मम्मी को? एंड तो भी डॉर्थी तुरंत ही इसे चुप करा देती है। तुम्हें नोजेल ने बताया नहीं क्या कि हम इन चीजों के बारे में यहाँ ओवरवर्ल्ड में बात नहीं कर सकते? चलो मेरे साथ। एंड फिर डॉर्थी नोएल को अपने ड्रीम वर्ल्ड में लेके आ जाती है। हाँ, अब क्योंकि हम मेरे ड्रीम वर्ल्ड में हैं, इसलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन क्यों? आखिर असली वर्ल्ड में क्यों नहीं? क्योंकि असली वर्ल्ड में अगर तुम किसी भी डीमन या उसके कर्ज के बारे में बात करती हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। इसीलिए नोजेल ने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ। नोएल, तुम्हारी मम्मी तुम्हें जन्म देने की वजह से नहीं, बल्कि एक डीमन मैगी क्यूला के कर्ज की वजह से मरी थी। एंड ये नाम याद रखना भाई, मैगी क्यूला, जाग्रेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन। एंड भाई अब आगे का ब्लैक क्लोवर इतना ज्यादा कमाल होने वाला है ना कि मैं क्या बताऊं। एंड फिर हम देखते हैं डॉर्थी से कहती है, पहले बहुत कम ही लोग थे जो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ ओवरवर्ल्ड में डेविल्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास करके स्पेड किंगडम में। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जो लांग्रिस से मिलने जाता है और लांग्रिस से कहता है, आखिर क्यों भैया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इतना बुरा भला बोला, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो लांग्रिस, और क्या। लेकिन हाँ लांग्रिस, अब मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भागने नहीं वाला। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, और फिर मैं बनूंगा हमारी फैमिली का अगला लीडर और मिस फिनिश से शादी करूंगा और मिस फिनिश को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। जिसको सुन के फिनिश थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन तभी लांग्रिस इससे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते भैया, मेरे साथ आओ। एंड फिर लांग्रिस फिनरल को लेके कहीं पर जाने लगता है। तुम जानना चाहते हो भैया तुम मिस फिनिश को खुश क्यों नहीं रख सकते? एंड तभी इन दोनों के सामने गोल्डन डॉन की दो बहुत सुंदर लड़कियां आ जाती है। फिनरल तो अपनी आदत से मजबूर वो इन दोनों के ऊपर तुरंत ही लाइन मारने लगता है, देखो भैया इसीलिए तुम मिस फिनिश के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम जैसी किसी सुंदर लड़की को देखते हो तुम पागल हो जाते हो, फिर आखिर तुम कैसे मिस फिनिश को खुश रखोगे? हाँ। एंड फिनरल समझ जाता है कि भाई लांग्रिस सही कह रहा है, अगर वो ऐसे ही रहेगा तो फिर वो मिस फिनिश के लायक है ही नहीं। एंड फिर इधर हम देखते हैं गॉर्डन के पापा अपने मैजिक से क्लोवर किंगडम का एक बड़ा सा मैप बना देते हैं, जहाँ पे जिन जिन लोगों के ऊपर भी किसी डीमन का कर्स होता है वहाँ पे एक फ्लेम जल रही होती है, जिसमें से एक ब्लैक बुल्स के बेस पे भी चमक रही होती है हेनरी की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर भी किसी डीमन का ही कर्स होता है, जिसकी वजह से इतना बीमार रहता है और बिना लोगों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब किए बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब ये लोग थोड़ा सा क्लोवर किंगडम से बाहर जाते हैं तब इन लोगों को अचानक से एक बहुत बड़ी फ्लेम दिखती है जो हार्ट किंगडम से आ रही होती है। मतलब हार्ट किंगडम में कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी डीमन का बहुत बड़ा कर्स होता है। आस्था समझ जाता है कि हार्ट किंगडम में भी कोई है जिसके ऊपर किसी डीमन का बहुत बड़ा कर्स है। फिर ये लोग वापस अपने बेस में आ जाते हैं और सब कुछ यामी सर को बताते हैं। यामी सर, हमें हार्ट किंगडम जाना ही होगा ताकि हम डीमन और कर्सेस के बारे में और जान सके। ठीक है, मैं जूलियस के पास जाके कुछ जुगाड़ करता हूँ। एंड फिर यामी सर अपने जुगाड़ से आस्था, नोएल, मिमोसा और फिनरल को हार्ट किंगडम में जाने की परमिशन दिला देते हैं। ओए आस्था, अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो फिनरल के साथ तुरंत वापस भागाना, ठीक है? हाँ जल्दी आना, फिर हम लड़ाई भी करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग अपने काम पे निकलो। एंड फिर वेनेसा, लक और मैग्मा अपने मिशन के लिए कहीं पर निकल जाते हैं। ये चारों और नेरो हार्ट किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हम लोग देखते हैं आस्था बहुत भूखा होता है तो वो मिमोसा का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। वाह मिमोसा, तुम्हारा खाना कितना टेस्टी है, तुम सच में बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। जिसको सुन के मिमोसा बहुत शर्मा जाती है। नोएल को बहुत जलन होती है। ये लो पानी पियो। हाँ, जबरदस्ती क्यों पिला रही हो पानी मुझे? चुप रहो। एंड ये दोनों भी अभी तक की समझ चुकी होती हैं कि ये दोनों भी राइवल्स हैं। एंड फिर अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं हार्ट किंगडम, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर किंगडम होता है। एंड इस किंगडम की जो क्वीन होती है उसकी मैजिकल पावर लगभग पहले विज़र्ड किंग के बराबर होती है। एंड वो पूरे के पूरे हार्ट किंगडम के पानी को एक ही जगह से कंट्रोल करती है और सब कुछ देखती और जानती है कि उसके पूरे किंगडम में क्या हो रहा है अपने माना जोन की मदद से। एंड इस किंगडम की क्वीन के पास भी नोएल की तरह वाटर मैजिक होता है एंड यूनो की तरह वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से द वाटर स्पिरिट उडीने भी। एंड तभी अचानक से इनकी बोट पर गाजा आ जाता है एंड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेरा नाम है गाजा, आप सबका स्वागत है हार्ट किंगडम में। एंड इनका हार्ट किंगडम सच में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, हर तरफ बस पेड़ और पानी, जो कि खुद इस किंगडम की क्वीन कंट्रोल कर रही होती है। एंड फिर हम इनकी किंगडम की क्वीन को देखते हैं। टाइम आ गया है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। एंड तभी अचानक से आस्था एक वाटर बबल में फंस जाता है एंड उड़कर कहीं पर जाने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ करना, लेकिन ये करना हमारे लिए जरूरी है, चलो जल्दी। एंड फिनरल के मैजिक
मैजिक से ये लोग तुरंत ही आस्था के पीछे निकल जाते हैं, लेकिन गाजा बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इन लोगों को रोक देता है एंड इससे लड़ने के लिए नोएल अपने वाटर वैल्करी आर्मर को पहन लेती है एंड फिर इधर हम आस्था को देखते हैं जो पता नहीं उड़कर कहाँ पर आ जाता है एंड तभी इसके सामने ढेर सारे वाटर सोल्जर्स आ जाते हैं। गाजा नोएल के ऊपर लाइटनिंग मैजिक का यूज कर देता है जो कि तब तक नोएल का पीछा करेगी जब तक उसे लग नहीं जाती, लेकिन फिनरल इसे बचा लेता है और मिमोसा भी नीचे से गाजा के ऊपर अटैक करने लगती है। बस बहुत हुआ, लगता है मुझे मेरी थोड़ी बहुत पावर यूज करनी पड़ेगी एंड तभी गाजा इन तीनों के ऊपर अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल लाइटनिंग डांस का यूज कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था के सामने द वाटर स्पिरिट उडीने खड़ी होती है जो आस्था को अपने वाटर सील मैजिक से पकड़ लेती है जिससे आस्था छूट नहीं पा रहा होता और सांस भी नहीं ले पा रहा होता। एंड इधर हम देखते हैं गाजा का मैजिक अटैक जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, उससे फिनरल ने किसी तरह सबको बचा लिया होता और एक टेलीपोर्टेशन को ठीक इसके पीछे खोल दिया होता है। नोएल यहाँ से गाजा के ऊपर अपने वाटर ड्रैगन गॉड अटैक यूज कर देती है। एंड इधर हम देखते हैं नेरो वहाँ आस्था के पास आ जाती है एंड आस्था को अपने सीलिंग मैजिक से अनलॉक कर देती है एंड आस्था अपनी की से समझ जाता है कि हार्ट किंगडम की जो क्वीन है वो यहीं पर आसपास कहीं है एंड आस्था तुरंत ही अपने डीमन फॉर्म का यूज करता है और इस क्वीन के वाटर रूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी ये देखता है वहाँ थ्रोन पर क्वीन नहीं बल्कि कोई पुतला बैठा होता है एंड असली क्वीन यहाँ बगल में सो रही होती है जो आस्था की आवाज सुनकर उठ जाती है एंड इसका नाम होता है लोरो पेचिका, पता नहीं कैसा नाम है भाई। एंड वाटर स्पिरिट उडीने बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह इसका ख्याल रखती है एंड फिर इधर हम गाजा को देखते हैं जो किसी तरह अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल का यूज कर नोएल के वाटर ड्रैगन गॉड अटैक से बच गया होता है एंड इन तीनों से ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया होता है। बहुत अच्छे, इतना काफी है शायद। एंड अगले ही पल ये इन तीनों के बगल में होता है। हाँ, कितना ज्यादा फास्ट है ये, मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे ऑर्डर मिला था आप तीनों से लड़ने के लिए ताकि मैं आप लोगों के मैजिक स्टेजेस को पता कर सकूं। मैजिक स्टेज वो क्या होता है? फिर इधर हम इन चारों को देखते हैं। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए जिसके ऊपर किसी डेविल का बहुत बड़ा कर्ज है, जिसको सुन के उडीने एकदम शॉक्ड रह जाती है। इसे कैसे पता है? लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारे सीक्रेट को किसी क्लोवर किंगडम वाले को नहीं बता सकते। हाँ, वो मैं ही हूँ। मेरे ऊपर एक डेविल का कर्ज है जिससे मैं 1 साल में मर जाऊंगी। क्या? लोरो पेचिका, मैंने मना किया था ना इसके बारे में किसी को न बताने से। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। एंड असल में हार्ट किंगडम की जो क्वीन थी उसी के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक कर्ज है जिससे 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया था ताकि हम आप लोगों की मैजिक स्टेजेस पता कर सके। लोरो पेचिका के ऊपर एक डेविल मैगिक्यूला का एक कर्ज है और अगर हमने जल्दी उसे नहीं मारा तो लोरो पेचिका 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। मैजिक स्टेजेस वो क्या होते हैं? सारे मैजिक नाइट्स की पावर को हम हार्ट किंगडम में मैजिक स्टेजेस में डिवाइड करते हैं 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 9 वाले बहुत वीक होते हैं और ऊपर आते आते स्टेज 0 तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स। और क्योंकि हमारी लड़ाई एक डीमन से है इसीलिए हमें खाली उन लोगों की जरूरत है जो स्टेज 1 से ऊपर हो। और हाँ, एक स्टेज और होता है जो स्टेज 0 से भी ऊपर होता है जिसका नाम होता है आर्केन स्टेज, जिसमें वो लोग आते हैं जिनके अंदर डीमंस को टक्कर देने की एबिलिटी होती है, जैसे तुम्हारे पास आस्था, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक डीमन की पावर है, और मिस नेरो जिनके पास बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन सीलिंग मैजिक है, और विजर्ड किंग यामिसु के हीरो। आप सब लोग आर्केन स्टेज में आते हैं और अगर हमें मैगिक्यूला को हराना है तो हमें बहुत सारे स्टेज 1 से लेके आर्केन स्टेज वाले मैजिक नाइट्स की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, क्या हुआ? मैं मेरे पेड़ों को पानी देना भूल गई। कैसी लड़की है ये, इतनी जरूरी बात चली अभी। एंड फिर लोरो पेचिका यहीं से बैठे बैठे पूरे के पूरे हार्ट किंगडम में बारिश करवा देती है एंड सच में इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है। लोरो पेचिका, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि और लोग आ रहे तुमसे मिलने। एंड तभी ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड उडीने लोरो पेचिका को एकदम सुंदर सी क्वीन की तरह तैयार कर देती है। वाह, कितनी सुंदर है। नहीं नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो फिनरल, तुम सिर्फ अब मिस फिनिश के हो। एंड फिर ये इन सबको सारी चीजें समझाती है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि आस्था के वर्ल्ड में 4 किंगडम्स होते हैं। क्लोवर किंगडम जहाँ पे हमारे आस्था भाई रहते हैं, डायमंड किंगडम जहाँ से मार्स आया था, हार्ट किंगडम जहाँ पे अभी ये लोग हैं, और स्पेड किंगडम जिसकी कुछ मैजिक नाइट्स के पास अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ गई हो, मानो वो आस्था की तरह किसी डीमन की पावर को यूज कर रहे हैं। उडीने इन सबको बताती है कि लोरो पेचिका के ऊपर जो कर्ज है उसे मैगिक्यूला ने दिया है, उसी ने जिसके कर्ज की वजह से नोएल की मम्मी खत्म हुई थी। एंड मैगिक्यूला की पावर्स को स्पेड किंगडम के कुछ मैजिशियंस यूज कर रहे हैं बाकी के किंगडम्स पर कब्जा करने के लिए। एंड तभी स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के ऊपर अटैक किया होता है उनके किंगडम पर कब्जा करने के लिए। एंड उन्हीं स्पेड किंगडम में से एक मैजिशियन जो मैगिक्यूला की पावर को यूज कर रहा होता है वो इधर लक, मैग्मा और वेनेसा के सामने खड़ा होता है। ये तीनों अपने एक मिशन में डायमंड किंगडम में स्पाई करने आए होते हैं स्पेड किंगडम के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। एंड इनके सामने जो स्पेड किंगडम का मैजिक नाइट खड़ा होता है, इसने अकेले डायमंड किंगडम के कई मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को खत्म कर दिया होता है। एंड इसका नाम होता है ज़ीनोन। एंड भाई ये नाम भी याद रखना। एंड तभी मैग्मा लक से कहता है, ओए लक, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, आज हमेशा की तरह बाहर मत निकलना अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने के लिए। लेकिन तभी लक कहता है, नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है। एंड तुम समझ रहे हो भाई, मतलब लक जो सिर्फ लड़ने के लिए जीता है वो तक डर रहा होता है ज़ीनोन की
की डेविल पावर्स की वजह से। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं जो विज़र्ड किंग को फोन मिलाते हैं इन्हें सब कुछ बताने के लिए कि स्पेड किंगडम वाले डीमन मैगिक्यूला की पावर को यूज कर पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए स्पेड किंगडम ने अभी डायमंड किंगडम पर अटैक किया ताकि पहले तो वो उन पर कब्जा कर ले, जो कि वो थोड़े महीनों में कर लेंगे। एंड इसीलिए मैगिक्यूला ने लोरोपेचिका के ऊपर अपना कर्ज डाल दिया होता है, जिससे बिना लड़े ही लोरोपेचिका 1 साल में खत्म हो जाएगी और फिर आसानी से हार्ड किंगडम भी स्पेड किंगडम में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्लोवर किंगडम के लिए, क्योंकि फिर स्पेड किंगडम का अगला और आखिरी निशाना क्लोवर किंगडम ही होगा। एंड इसीलिए लोरोपेचिका विज़र्ड किंग से कहती है कि ये चाहती है हार्ड किंगडम और क्लोवर किंगडम साथ मिलकर स्पेड किंगडम से लड़े और मैगिक्यूला को हराएं, जो कि ज़ाग्रेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए लोरोपेचिका क्लोवर किंगडम से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट्स जो कि स्टेज 1 से ऊपर हो उन्हीं को भेजे हार्ड किंगडम के साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए। और ये इन सबको 6 महीनों का टाइम देती है स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। फिर 6 महीनों बाद जो भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स स्टेज 1 से ऊपर होंगे वो हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम पर अटैक करेंगे और विज़र्ड किंग ऑब्वियसली इसकी रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। एंड भाई तुम समझ रहे हो ना आगे के पार्ट्स कितने ज्यादा बवाल होने वाले हैं। इन लोगों की लड़ाई अब डीमन से होने जा रही है भाई, किसी इंसान या एल्फ से नहीं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को बुलाया जाता है सबको ये बताने के लिए कि आई ऑफ द डार्क सन वाले का खतरा अब टल चुका है। सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन वहाँ पर खड़े होते हैं सिवाय यामी सर और कैप्टन जैक के, जो हमेशा की तरह पता नहीं क्यों लेट हो जाते हैं। एंड कैप्टन रिल भी यहाँ पर खड़ा होता है जिसको लवेरिया हो गया होता है चार्मी से। चार्मी जब बड़ी हो गई थी और इसकी बैंड बजाई थी उसी के प्यार में पूरा खोया हुआ रहता है अब हमेशा। एंड क्योंकि विज़र्ड किंग अपने बच्चे वाले रूप में बाहर नहीं आ सकते थे इसलिए डॉक्टर ओमेन विज़र्ड किंग के कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। एंड तभी कैप्टन विलियम सबको बताते हैं कि आई ऑफ द डार्क सन वाले अब खत्म हो चुके हैं और उनका क्लोवर किंगडम अब सेफ है। एंड तभी किंग मोमो वहाँ पर आ जाते हैं अपनी स्पीच देने के लिए, क्योंकि विज़र्ड किंग तो दे नहीं सकते थे हमेशा की तरह, इसीलिए किंग मोमो आए होते हैं यहाँ पर अपनी स्पीच देने के लिए जिसको कोई भी नहीं सुनना चाहता था। एंड ये बेचारे अपनी स्पीच दे ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर यामी सर और कैप्टन जैक आ जाते हैं जो हमेशा की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भिखारी, भूलो मत तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो यामी। एंड अब जाके इन दोनों को याद आता है कि इन लोगों को यहाँ पे इन सारे कैप्टन के साथ होना था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? हाँ किंग मोमो प्लीज अपनी दया दिखाइए और इन दोनों को माफ कर दीजिए। किंग मोमो अब यहाँ से जा रहे हैं, सब लोग ताली बजाइए। एंड फिर किंग मोमो वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ मीटिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे ये चारों भी होते हैं। इसको क्या हो गया, कहाँ पे खोया हुआ है ये? और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, पॉटी लगी है क्या? नहीं पागल हो क्या? एंड तभी विज़र्ड किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। डामा नीटो भी आ जाता है जिसको देखकर आस्था थोड़ा डर जाता है। एंड फिर विज़र्ड किंग इन सारे कैप्टन्स को स्पेड किंगडम और मैगिक्यूला डीमन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके स्क्वाड मेंबर्स को 6 महीने में हार्ड ट्रेनिंग देके स्टेज 1 से ऊपर पहुंचाने की, ताकि वो लोग हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोक सके। और क्योंकि आस्था की बहुत जरूरत पड़ेगी डेमन मैगिक्यूला से लड़ने में और उसे हराने में, इसलिए विज़र्ड किंग डामानीटो से आस्था के लिए 6 महीनों का टाइम और मांगते हैं, जिसे ऑब्वियसली डामानीटो मना नहीं कर पाता। एंड फिर विज़र्ड किंग पर्पल ऑर्का के प्रीवियस कैप्टन ऑस्कर को भी एक और मौका दे देते हैं क्योंकि इसकी पावर भी काफी यूजफुल होगी स्पेड किंगडम के खिलाफ। और फिर विज़र्ड किंग इन सबसे कहते हैं और हाँ क्योंकि क्लोवर किंगडम को वापस बनाने में हमारे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स की सैलरी को आधी कर देंगे, जिससे इन लोगों को तो कुछ परेशानी नहीं होती लेकिन इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जानते मेरे ऊपर कितना उधार है। माफ करना यामी लेकिन वोटिंग पहले ही हो चुकी है। एंड फिर रात में ये दोनों कैप्टन विलियम्स को पकड़ लेते हैं इनके साथ जुआ खेलने के लिए, ताकि ये दोनों अपनी बाकी की सैलरी इससे वसूल कर सके, क्योंकि इन्हें लगा था ये लोग आसानी से कैप्टन विलियम्स को तो हरा ही देंगे, लेकिन ये दोनों बेचारे अपने सारे कपड़े तक हार जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग वापस से ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं। लक की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो अभी भी ज़ीनोन की उतनी ज्यादा डरावनी डीमन एनर्जी को भूल नहीं पाया होता। लेकिन तभी यामी सर इन सबसे कहते हैं ध्यान से सुनो तुम सब के पास 6 महीने हैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। अगर तुम लोग क्लोवर किंगडम की तरफ से हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को हराना चाहते हो, और हाँ ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है ताकि हम आज तक और अपने क्लोवर किंगडम को बचा सकें। और याद रखना इस बार हमारे ऊपर जो खतरा है वो पिछले खतरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए फिर से टाइम आ गया है गधों अपनी लिमिट्स को सरपास करने का। एंड ये सारे लोग तैयार होते हैं 6 महीने में हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। एंड 6 महीने बाद इन सब में से जितने भी लोग स्टेज 1 के ऊपर होंगे वो लड़ेंगे ज़ाग्रेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन से, जिनमें से बस एक होगी मैगिक्यूला। Ela desce, ela sobe no baile.